पक्ष में करेगी, बड़े कुनबे को अपने पक्ष में करेगी, कभी नहीं रहा है। बीजेपी का वंशवाद वोट कुछ नहीं है, कोई नहीं है, बनिया लाला को छोड़ के कोई। अमित शाह ने 5-7% वोट प्रतिशत के लिए साहनी को हेलीकॉप्टर से पटना में लेके आए थे, याद होगा आपको। चुनाव राम मांझी की अपनी कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। 2 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, 1 सीट पर खुद हार जाते हैं। लेकिन अमित शाह, बीजेपी कुम्हार की वोट लेती है, बीजेपी मुस्लिमों की वोट लेती है, बीजेपी लाला की वोट लेती है, बीजेपी ब्राह्मणों की वोट लेती है, बीजेपी राजपूतों की वोट लेती है, ईसाइयों की भी वोट लेती है। कैसे? तो आप ये मानते हैं कि कुर्मी नीतीश कुमार के हैं, ब्राह्मण के हैं, कांग्रेस के थे, राजपूत केवल बीजेपी के थे, मान के ये चला जा सकता है, और लाला थे। और फिर भी साहनी को तवज्जो देने का क्या मतलब है? क्योंकि वो 5-7% ही है, और 5-7% इनके पक्ष में है। कहते हैं कि यादव को, तो अभी देखिए नित्यानंद राय को बीजेपी भले कुछ नहीं मिले उससे, लेकिन नित्यानंद राय को आगे कर रही है। ये लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं, इनको लगता है कि वंशवादी राजनीति से इनका भला हो जाएगा, जो कि होने वाला नहीं है। अब जनता समझ चुकी है। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो कई पूर्व मुख्यमंत्रियों और कई मंत्रियों के साथ काम कर चुके हैं राजनीतिक सलाहकार के तौर पे। नीलांबर पाठक जी हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और कल जो पटना में बैठक हुई है उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। थैंक यू। मेरा पहला सवाल यही है कि कल आप देखे होंगे पूरा पटना में राजनीतिक हलचल हुई, पूरे देश के कई मुख्यमंत्री आए, कई ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री आए। व्यक्ति की चर्चा होती है मोदी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा होती है, कैसे उनको हटाना है। बीजेपी बाद में नाम आता है, मगर सबसे पहला जो नाम होता है मोदी को हटाना है। लालू प्रसाद यादव भी जो अपना संबोधन दिए, प्रेस के सामने जो बातें की हैं, वो बोले कि मोदी को हटाना है। बीजेपी का जिक्र लोग नहीं करते हैं, मोदी का ही जिक्र करते हैं। सवाल तो यही है कि मोदी का जो लोग जिक्र करते हैं क्यों? पहली बात तो कि मोदी को हटाना है तो मेरा एक सलाह रहेगा कि बनारस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। वो लोकसभा चुनाव हार जाएंगे तो आधी हार तो पहले ही हो जाएगी, तो इन दलों को इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरी बात ये कि कैसे लड़ेंगे, सवाल तो यही है ना। कल लगभग 6-7 घंटा मीटिंग चला, और काफ़ी पहले से तैयारी थी कि बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कई ऐसे पार्टी के अध्यक्ष आ रहे हैं, और उनका एक ही मकसद है कि मोदी को हराना है। ममता बनर्जी जी ने तो ये तक कह दिया कि खून की होली खेलेंगे या फिर कोई भी कुर्बानी देंगे, लेकिन मोदी को हटाएंगे। तो अब सवाल, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे और कौन होगा। मान लीजिए कल एक बारात आई थी, बारात सज चुकी है और बारात निकल भी चुकी है, लेकिन दूल्हा कहाँ है? बड़ा सवाल तो ये है ना, क्या दूल्हा ममता बनर्जी जी होंगी और ममता बनर्जी जी को अखिलेश यादव जी स्वीकार करेंगे, या पूर्व में प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ चुके केजरीवाल जी होंगे? जिस तरीके से उनका जनाधार बढ़ रहा है, महज 15-20 साल पुरानी पार्टी है, 15 साल ही, और जिस तरीके से बड़े पैमाने पर हर राज्यों में चुनाव लड़ रही है और कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत में इजाफा हो रहा है, तो अरविंद केजरीवाल जी का भी मनोबल जो है ऊंचा ही है। तो क्या अरविंद केजरीवाल जी होंगे, या फिर साउथ से कोई होगा, या फिर स्वयं नीतीश कुमार जी होंगे? हालांकि नीतीश कुमार ये मानने को तैयार नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा या फिर मैं दूल्हा बनूंगा, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी की अलग बोल है। वशिष्ठ नारायण सिंह कुछ और कहते हैं, शिवानंद तिवारी कुछ और कहते हैं, तो बहुत सारी बात है। तो ये जो कल बैठक हुई है, इसके दूरगामी परिणाम क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन कल के बैठक से कुछ बहुत ज़्यादा निकला है ये मेरे को नहीं लगता है। अंतिम एक मतलब उस मीटिंग की संवेदनशीलता इस पर लाकर ख़त्म कर दी गई कि राहुल गांधी जी विवाह कर लें। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, मतलब गंभीरता पर सवाल खड़ा कर रहा हूँ मैं कि आप एक सरकार के प्रति तमाम विचारधारा को साइड में रख कर के आप चुनाव के लिए आए हैं कि हम चुनाव में साथ रहेंगे, और उस समय आप बात कर रहे हैं किसी के निजी जीवन की, तो मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये अटपटा लग रहा है। दूसरी बात, मैं जो समझ पा रहा हूँ कि नेता मिल भी गया तो निर्णायक भूमिका में कौन रहेगा? क्या आरजेडी रहेगी, क्या जदयू रहेगी, या कांग्रेस रहेगी, या क्षेत्रीय पार्टियां रहेंगी? तो आंकड़ों को देखें तो क्षेत्रीय पार्टियों का तो सवाल ही नहीं उठता है। यदि 40 सीट भी नीतीश कुमार जीत जाते हैं तो सरकार नहीं बना पाएंगे।
बंगाल से कुछ कोई जीत जाता है, सिंगल पार्टी भी जीत जाती है तो सरकार नहीं बन पाएगी। तो ये गठजोड़ कैसे होगा, क्या रणनीति होगी? राहुल गांधी ने कहा है कि हम सीटों के बंटवारे में लचीला रुख अपनाएंगे, तो कितना लचीला होगा? क्या राहुल गांधी की राष्ट्रीय पार्टी 100 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी? क्योंकि आप आंकड़ों पर देखें तो बिहार में कितना सीट मिलेगी राहुल गांधी को, कांग्रेस को क्षेत्रीय दल कितने सीटें देंगी? 17 सीट तो नीतीश कुमार जी जीते हुए हैं, तो वो 17 तो देने वाले नहीं हैं। ये तो तय है कि जिन सीटों पर हम जीते हैं वो तो किसी को देंगे नहीं। जो राजद जीती हुई होगी वो नहीं देगी, बीजेपी भी दमखम से लड़ेगी, तो हमको लगता है कि 3 या 4 सीट बिहार से मिलेगा, बंगाल से भी उतना ही मान लीजिए। उत्तर प्रदेश में 10 सीट पर लड़ भी जाती है तो 2 सीटों पर जीतना मुश्किल है। तो कौन मुखिया होगा, कौन निर्णायक भूमिका में होगा, और कौन किस तरीके से सीटों का बंटवारा होगा, कल के पहले मीटिंग से मतलब रुझान तो कुछ सकारात्मक नहीं दिखा है, और रही सही कसर केजरीवाल जी ने कल पूरा कर दिया है। तो देखिए, आप खुद ही कह रहे हैं कि जो कि बिहार का बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, हम 3 ही राज्य की बात करते हैं। तीनों राज्य में क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत है और बीजेपी मजबूत है। यहाँ पर विपक्ष की तरफ से कोई मजबूत नहीं है, कांग्रेस मजबूत नहीं है। तीनों राज्य की हम लोग बात करें, आप देख रहे होंगे कि जो 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुआ, वहाँ पर कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 0। उपचुनाव हुआ, वहाँ पे एक सीट जीतकर कांग्रेस विधानसभा पहुँची, वो भी ममता बनर्जी अपने में शामिल कर ली, उनको भी एक विधायक को शामिल कर ली, वहाँ पर पूरा विवाद हुआ था। उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करें तो ऐसा जनाधार दिखता नहीं है कि समाजवादी पार्टी उनको दे देगी। और क्या एक राष्ट्रीय पार्टी 200-250 सीट पर चुनाव लड़के प्रधानमंत्री? पहली बात तो यही है कि चुनाव जीतना ही बस मकसद हो तो आप चुनाव जीत नहीं पाएंगे। 200-250 तो आप अधिक कह रहे हैं, किस आधार पर 250 आप कह रहे हैं? मैं इस पर भी थोड़ा सवाल खड़ा करना चाहता हूं। लोग कह रहे हैं, मैं आधार बता दे रहा हूं, जैसे कह रहे हैं कि जहां जहां कांग्रेस मजबूत है वहीं पे चुनाव लड़े। जैसे में आप समझ लीजिए कि जहां बीजेपी से सीधे मुकाबला है कांग्रेस की, कर्नाटक की लोग बात कर रहे हैं, और आपका राजस्थान की बात कर रहे हैं, गुजरात की बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, इन राज्यों की बात कर रहे हैं। और इन राज्यों में कह रहे हैं कि जितनी मजबूत कांग्रेस है और राज्य में मजबूत उतनी कांग्रेस नहीं है। तो कांग्रेस को भी वहीं पे ध्यान देना चाहिए जहां पे क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत है। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बीजेपी के विपक्ष में है। यहाँ पर बात करें तो कौन विपक्ष में है पता है? आरजेडी और जेडीयू साथ में है, महागठबंधन बीजेपी के विपक्ष में है। बात करें तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बीजेपी के अगेंस्ट में है, मजबूत जो है। और अब उड़ीसा के लोग जिक्र नहीं कर रहे हैं क्योंकि नवीन पटनायक एकला चलो के रास्ते पे अभी भी हैं। और दो चार राज्य हैं वहाँ की लोग बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ क्षेत्रीय पार्टी, जैसे आप जाइएगा तमिलनाडु में तो वहाँ की भी बात कर रहे हैं तो डीएमके मजबूत है और वहाँ एआईडीएमके जो है वो मजबूत है। तो ये सब लोग जिक्र कर रहे हैं कि जहाँ कांग्रेस मजबूत है वहीं पे, या कांग्रेस दूसरे स्थान पे है वहीं पे कांग्रेस चुनाव लड़े और कांग्रेस इन सब राज्यों को छोड़ दे। देखिए, पहली बात तो कि हमें ये समझना होगा कि कांग्रेस मजबूत कैसे है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों में बहुत अंतर होता है। पिछले चुनाव में राजस्थान में एक नारा चला था कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। पूरा साफ कॉन्टेक्स्ट ही अलग अलग है। बिहार में MY समीकरण जो है सिरे से मतलब कभी बीजेपी को कोई वोट देने वाला नहीं है विधानसभा चुनाव में। लेकिन मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, लेकिन ये सच बात है कि यादव कम्युनिटी बिहार में लोकसभा चुनाव में भी वोट देता है बीजेपी को। यूपी में चले जाइए आप तो पसमानदा मुसलमान जो हैं वो बीजेपी को लोकसभा चुनाव में वोट देते हैं। कई अब तो सुनने में आ रहा है कि विधानसभा चुनाव में, क्योंकि जिन जैसे आजमगढ़ वगैरह जगहों पर जहाँ पर बीजेपी की जो सरकार सीटें आई हैं, तो इससे ये भी पता चलता है कि मुस्लिमों ने विधानसभा चुनाव में भी वोट, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। तो कांग्रेस मजबूत कैसे है लोकसभा चुनाव में, ये थोड़ा सा इस पर बात करना होगा। और मजबूत है भी तो आज के परिस्थिति में यदि मोदी से लड़ना है तो आप मजबूत होंगे तो नहीं लड़ पाएंगे, ये बात आप समझ लीजिए। मोदी से लड़ना है तो आपको एक छत्र राज करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का गोल्डन चार्म मोदी है, इस बात को आप मान लीजिए।
महागठबंधन ये जानती है कि मोदी बराबर बीजेपी, बीजेपी बराबर मोदी नहीं। आज मोदी यदि नहीं रहे तो बीजेपी कुछ नहीं है। बहुत बड़े होंगे चाणक्य अमित शाह, लेकिन वो इसलिए चाणक्य हैं कि उनके पास मोदी हैं। नहीं होते तो ये शायद संभव नहीं था। हो सकता है कि अभी जो हवा चल रहा है कि योगी हैं चाहे जो हैं, ग्राउंड स्तर पर मोदी के विरोध को वोट में तब्दील करना महागठबंधन के लिए बड़ी चुनौती तो होने वाली है। इस बात को लिख लीजिए आप। अन्य राज्यों की भी बात करें तो जिन राज्यों की आप बात कर रहे हैं, आंकड़ों को उठाकर देखें कि लोकसभा में क्या स्थिति है बीजेपी की। नेक टू नेक लड़ रही है, नहीं तो आगे है। तो केवल महागठबंधन ही अपने पक्ष में प्रयास करेगी और बीजेपी नहीं करेगी, ये तो सोचना ही मूर्खतापूर्ण बात है। क्योंकि आप लड़ेंगे तो बीजेपी भी तो लड़ेगी, और बीजेपी दम से लड़ेगी और आप खुद में ही लड़ेंगे तो बात यहाँ नहीं पर खेल होने लगा है। बिहार की हम लोग बात करें, जिस बिहार की राजधानी पटना में 15 दलों की बैठक होती है, वहीं पे पहले यहाँ पर महागठबंधन में 7 दल थे, जीतन राम मांझी शामिल थे, वो साथ छोड़कर चले गए और एनडीए में शामिल हो गए। अमित शाह से मुलाकात होती है, उसके बाद ऐलान करते हैं कि हम एनडीए में शामिल हो गए। आरसीपी सिंह जो मजबूत कैंडिडेट माने जाते थे, एक मजबूत स्तंभ माने जाते थे जेडीयू के, वो साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ले तो वो भी एनडीए में शामिल होने वाले। तो ये तो सारे लोग ये लोग कह रहे हैं कि हम एक कर रहे हैं। जो इनके साथ थे तो वो भी तो साथ छोड़ रहे हैं। देखिए, महागठबंधन को ये समझना पड़ेगा कि बीजेपी सेंध मार करने वाली पार्टी है, सेंध मारने वाली पार्टी है। बीजेपी की पॉलिसी कभी रही ही नहीं है कि वो एक बड़े वोट प्रतिशत को अपने पक्ष में करेगी, बड़े कुनबे को अपने पक्ष में करेगी, कभी नहीं रहा है। बीजेपी का वंशवाद वोट कुछ नहीं है, कोई नहीं है। बनिया लाला को छोड़कर कोई वोट नहीं देता था, आप जातिगत आंकड़ों पर बात करें तो। लेकिन देखिए कि अमित शाह ने 5-7% वोट प्रतिशत के लिए साहनी को हेलीकॉप्टर से पटना में लेके आए थे, याद होगा आपको, चुनाव के समय में। जीतन राम मांझी की अपनी कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। 2 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, 1 सीट पर खुद हार जाते हैं, लेकिन अमित शाह उनसे मिलने जा रहे हैं। बीजेपी का जो, चूंकि मैंने काम किया है तो मुझे पता है कि बीजेपी का जो ढांचा है पार्टी का, वो इस स्तर पर है कि वो छोटे छोटे प्रतिशत को इकट्ठा करके सरकार बनाती है। बीजेपी कुम्हार की वोट लेती है, बीजेपी मुस्लिमों की वोट लेती है, बीजेपी लाला की वोट लेती है, बीजेपी ब्राह्मणों की वोट लेती है, बीजेपी राजपूतों की वोट लेती है, बीजेपी ईसाइयों की भी वोट लेती है। कैसे? तो आप ये मानते हैं कि कुर्मी नीतीश कुमार के हैं, ब्राह्मण कांग्रेस के थे, राजपूत केवल बीजेपी के थे, मान के ये चला जा सकता है, और लाला थे और बनिया थे। लेकिन फिर भी साहनी को तवज्जो देने का क्या मतलब है? क्योंकि वो 5-7% ही है, और 5-7% इनके पक्ष में आ जाए। आप कहते हैं कि यादव को, तो अभी देखिए नित्यानंद राय को बीजेपी भले कुछ नहीं मिले उससे, लेकिन नित्यानंद राय को आगे कर रही है। छोटे मतलब इसके पहले तो उनके पास कोई पद नहीं था, कुछ ना कुछ तो लाभ होगा ही। भूमिहारों को अपनी ओर कर रही है। ये लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं, इनको लगता है कि वंशवादी राजनीति से इनका भला हो जाएगा, जो कि होने वाला नहीं है। अब जनता समझ चुकी है कि मतलब एम समीकरण केवल बिहार में ही चलता है, यूपी में नहीं चल रहा है। यूपी में देखिए आजमगढ़ में बीजेपी के सीट्स आए हैं, और आप चले जाइए अभी, और ये केवल कांग्रेस के लिए ही नहीं है, ये बीजेपी के लिए भी सीख है। देखिए कर्नाटक में क्या स्थिति हुई, किसकी वजह से, आप आंकड़ों को उठा करके देखिए तो हमारे यहाँ के जो ओबीसी तबके के लोग हैं, उन्होंने, जो वहाँ के जो ओबीसी होंगे, उन्होंने ज़्यादा वोट कांग्रेस को दिया है, तो वो जीत गए। तो ये अब समझना कि वंशवादी राजनीति से अपने एक वोट, जो एक हमारा अपना एक वोट बैंक है, उससे हम मोदी से लड़ लेंगे, तो ये नहीं होने वाला। क्योंकि आपके वोट में सेंधमारी बीजेपी और केजरीवाल दोनों कर रहे हैं। मतलब केजरीवाल ठीक है दिल्ली में ही कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के और क्षेत्रीय दलों के वोटों में सेंधमारी या तो कर रही है या फिर करने की रणनीति बना रही है। इसके पूर्णतः उदाहरण जेट सिक्योरिटी दी गई है साहनी को, आरसीपी सिंह को मिलाया गया है, और जीतन राम मांझी को मिलाया गया है। ये चिराग पासवान भी साथ में है। चिराग पासवान भले घोषणा नहीं किए हैं, वो तो देखिए राजनीति में एक एक शब्दों का अपना एक मतलब होता है। चिराग पासवान
आज भी कहते हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूँ, मैं नीतीश को पसंद नहीं करता हूँ, इतना पर्याप्त कारण है ये समझने के लिए कि चिराग पासवान मोदी के हनुमान ही हैं। कल ही सवाल कर दिए हैं चिराग पासवान, एक वीडियो पोस्ट किए हैं और सवाल किए हैं कि जितने भी पटना में मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचे हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछें कि हमारे बिहार के जितने भी युवा हैं पढ़ने और नौकरी करने क्यों बाहर जाते हैं। तो अब बस आप इतने से ही समझ लीजिए कि कल तो बात वैसी कुछ थी नहीं, कल तो बात राजनीति से जुड़ी हुई थी। उनको ये कहना चाहिए था कि हम नीतीश कुमार के साथ हैं या नहीं हैं, लेकिन चिराग पासवान परोक्ष रूप से ये बता रहे हैं कि हम आपके साथ नहीं हैं। ये बात समझिए। तो बात बस इतनी सी है कि 30%, 32%, 33% पे सरकारें बनती और बिगड़ती हैं, बहुत ज़्यादा प्रतिशत होता नहीं है। बीजेपी का अपना एक वोट बैंक बन गया है इन 7, 8, 10 सालों में। इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि कांग्रेस का जो ब्राह्मण वोट था वो लगभग 90% बीजेपी के पास आ गया है। राजपूत वोट 95% बीजेपी के पास आ गया है। लाला वोट आ गया है, बनिया वोट आ गया है, और बनिया के पास होता है पैसा, समझिए, तो इन्फ्लुएंस भी होता है। और बीजेपी के पास भी पैसा है, संसाधन है, और चुनाव लड़ने का तरीका है। कांग्रेस के पास मूल बात ये है, मतलब कांग्रेस में इसलिए कई बार कह दे रहा हूँ क्योंकि निर्णायक भूमिका में कांग्रेस ही होगी, इस बात को आप मानिए। विचार कांग्रेस के पास ही है, विचार सो गया है अलग बात है, उसको जीवित करना है। विचार आज भी कांग्रेस के पास ही है, विजन आज भी कांग्रेस के पास ही है, इन दलों के पास तो नहीं। नीतीश कुमार भले भीड़ जुटा लें, लेकिन वोट तो कांग्रेस के नाम पर ही मिलेगा, मुखिया तो कांग्रेस का ही होगा, ये तय है। अब वो जो भी हो, राहुल गांधी योग्य नेता हैं, प्रयास करना चाहिए। यदि सब कुछ ठीक रहा तो लीडरशिप की क्वालिटी होगी, और सच में यदि मोदी को हराना होगा, और सच में यदि ये लोग साथ में आ गए, तो ये भी बात है कि मोदी के लिए मुश्किलें खड़े तो होंगी, लेकिन उसके लिए सबसे पहले सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आपके साथ आने का आधार क्या है, फॉर्मेट क्या है, कैसे आएंगे आप। हम सफल होंगे तो हम कैसे सफल होंगे, एक रणनीति तो होनी चाहिए ना। और राजनीति में रणनीति जनता के बीच आना बेहद ज़रूरी है। तो क्या इन लोगों के पास रणनीति नहीं है? कुछ ऐसा दिखा कल के मीटिंग में? आप भी पत्रकार हैं, कल की जो इतनी बड़ी बैठक हुई, उस बैठक से क्या पता चला? कौन होगा मुखिया? ठीक है, हम परोक्ष रूप से नहीं बताएंगे, लेकिन किसको बनाया गया पूरे मीटिंग में? आपको क्या लगा कि कौन लड़ेगा मोदी से? सिर्फ यही लोग कह रहे हैं कि हम एक हैं, एक होकर के 2024 में लड़ेंगे, मगर ये बताने को तैयार नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा मोदी के खिलाफ। इसके पहले भी हुआ था सपा और बसपा का। इसके पहले भी राजद और जदयू का पहले भी हुआ था, टूट गया। इस गठबंधन की भी कोई बहुत गठबंधन है ये कहना बहुत, मतलब क्योंकि विचार अलग अलग है ना। मतलब सफल नहीं हो पाएंगे, मतलब सफल एक होने का जो प्रयास कर रहे हैं उसमें सफल नहीं हो पाएंगे आखिरी समय तक। इस पर टिप्पणी मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस देश ने बहुत तरह की राजनीति देखी है। इस देश ने अटल जी के 13 दिन की सरकार एक वोट से गिरा दिया है। इस देश ने कांग्रेस को मजबूत होते और कांग्रेस को खत्म होते देखा है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन बात चूंकि यह बातचीत जो है यह कल के मीटिंग के आधार पर है, तो कल के मीटिंग के आधार पर कुछ ऐसा विस्फोटक नहीं दिया गया जिससे मोदी और उनके कुनबे के नेता डर जाएं। डर वाली कोई स्थिति नहीं है बीजेपी के लिए। और अब तब तो बिल्कुल नहीं, शाम को केजरीवाल जी ने जो बोल दिया, बीजेपी तो बीच से ही चले गए, वो तो पीसी में रहे भी नहीं है। हाँ, तो बीजेपी आगे क्यों है? बीजेपी आगे इसीलिए है क्योंकि उनकी पार्टी जो बोल देगी वही सत्य होगा। हमने अपने आँख से देखा है, मतलब ये हाल की बात है कि किसान आंदोलन, जब तक आंदोलन हो रहा था तब तक किसान आंदोलन था। पूरी पार्टी एक मत पर कि आंदोलन करते रहिए, किसानों के हित में है। जिस दिन प्रधानमंत्री ने उस बिल को वापस ले लिया, उस दिन सबने कह दिया ये हित की बात है। देखिए कितनी सेंट्रिक बात है ये, कि जिस दिन पार्टी ने स्टैंड ले लिया वो पार्टी का स्टैंड हो गया, कोई विरोध नहीं करेगा। आप देखिए क्या कांग्रेस में भी ऐसा हो रहा है?
नहीं हो रहा है। मैं मुझे बहुत निगेटिव मुद्दा हो सकता है, बहुत निगेटिव मुद्दा हो सकता है वो देश हित में ना हो, लेकिन कांग्रेस के लोग अपने बात को रखते हैं, चाहे वो पार्टी लाइन से हट के ही क्यों ना हो। ये चीज़ें हार्म करती हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस को। अभी जयराम रमेश के मुद्दे को मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान पे नहीं है, लेकिन जयराम रमेश ने कोई मुद्दा उठाया था, उस पर कांग्रेस के लोगों ने ही उनका विरोध कर दिया। तो इस तरीके की तो राजनीति में ये नहीं चलता है। भोजपुरी में एक कहावत है ना कि हारम तहूरम जीतम तथूरम। बीजेपी इस उसूल पर काम करती है। कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, ये मैं मानता हूँ कि बीजेपी से ज़्यादा लोकतांत्रिक है, लेकिन कांग्रेस में जो एक कल्चर है ना, वीआईपी कल्चर, वो ख़त्म नहीं हो रहा है। वो ख़त्म नहीं होगा, आप संघर्ष करते रहेंगे। बीजेपी में वीआईपी कल्चर नहीं है, सम्मान का कल्चर है अपने पार्टी के लोगों को। देखिए कल के लड़के तेजस्वी सूर्या, नए लड़के को उठा के सांसद बना दिया। हेमंत बिश्व शर्मा, दूसरे पार्टी से आए नेता को मुख्यमंत्री बना दिया। एक ये बंगाल, यही देखिए ना सम्राट चौधरी को, सम्राट ये चौधरी दूसरे पार्टी के थे, इनको प्रदेश अध्यक्ष बना प्रदेश दिया। अध्यक्ष बना दिया। और जिस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहा है, आगे बड़ी जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद भी है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को तो ये समझना पड़ेगा कि पुराने एक होने की, मैं एक बात बताऊंगा, एक होने की बात कर रहे हैं लोग, और यहाँ पर तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार में बनती नहीं है। आप अभी हाल ही का एक खबर देखे होंगे कि वहाँ पर कन्हैया कुमार को जहाँ जाना था, तेजस्वी यादव को भी जाना था, दोनों लोगों को। तेजस्वी यादव नहीं जाते हैं, कन्हैया कुमार पहुँच जाते हैं, तो फिर कैसे लोग कह सकते हैं कि हम एक हो जाएंगे? मैं पहले ही बोल रहा था कि बारात सज चुकी है, दूल्हा कौन है। ठीक है, ये तो कोई विषय नहीं है। कन्हैया कुमार नए लड़के हैं, तेजस्वी उनसे ज़्यादा अनुभवी हैं, उनके ऊपर उनके पिता का आशीर्वाद है, राजनीतिक पृष्ठभूमि है, तो ये तो कंपेयर करना ही ठीक नहीं है। तेजस्वी का अपना जनसमूह है, कन्हैया का अपना कुछ भी नहीं नहीं, है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2019 का जब लोकसभा चुनाव था, कन्हैया कुमार की वजह से गठबंधन नहीं हुआ। वहाँ पे बेगूसराय में आपको भी शायद ये पता होगा कि जो गठबंधन वहाँ पे नहीं हुआ, एक सीट के लिए गठबंधन जो नहीं हुआ, वहाँ पे कन्हैया कुमार की वजह से नहीं हुआ। वहाँ पे आरजेडी अपना उम्मीदवार दे चुकी थी। देखिए, कन्हैया के वाकपटुता से कहीं ना कहीं डर तो बीजेपी को भी लगता है, लेकिन वाकपटुता से वोट में तब्दील करना ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये मोदी कर रहे हैं, क्योंकि मोदी के पास केवल मोदी नहीं कर रहे हैं, मोदी के पास और भी बहुत सारे संसाधन हैं। मोदी को मोदी बनने से पहले कांग्रेस के विरोध में एक भूमिका बन चुकी थी। अन्ना आंदोलन के माध्यम से, 2G के माध्यम से, तमाम घोटालों के पर्दाफाश के माध्यम से जनता के बीच में एक मूड गया था कि कांग्रेस का विरोध होना चाहिए। कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन 2011 के बाद कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी है, ये सिद्ध हो चुका था जनता के बीच में। तब तक मोदी नहीं थे, मोदी तो 12 के बाद आए हैं, लेकिन उस रॉ मटेरियल से खिचड़ी बनाया मोदी ने। लेकिन आज मोदी के कही हुई बातों पर कांग्रेस नहीं लड़ पा रही है। मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान का के मुद्रा कम क्यों नहीं हो रही है, बांग्लादेश की क्यों नहीं हो रही है, भारत की क्यों हो रही है, लेकिन आज मोदी के ही राज में डॉलर कहाँ चला गया है, इस पर बात नहीं कर रही है कांग्रेस। हम देख रहे हैं कि हमारे नाक के नीचे मुख्तार अंसारी का मर्डर हुआ था। ये तो लोकतंत्र पर हमला है ही, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने नहीं लड़ी, जमीन पर नहीं लड़ा गया। आप बीजेपी के शासन में कर देते, ये सड़क से लेकर संसद तक जाम हो जाता। आप विपक्ष की भूमिका कैसे निभा रहे हैं? आपके पास रिसर्च कहाँ है? आपके पास टीम कहाँ है? तमाम मुद्दे हैं देश में जिस पर बात किया जा सकता है, विपक्ष कर सकती है, लेकिन नहीं कर रही है। हम लोग बात करेंगे कभी, मगर अभी एक आखिरी सवाल। 12 जुलाई को फिर बैठक होने वाली है, शिमला में लोग करने वाले हैं। वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि फाइनल बैठक होगी, वहाँ पे निर्णय लिया जाएगा कि कैसे आगे क्या किया जाएगा। केजरीवाल जी जाएंगे कि नहीं? अब ये तो उस दिन पता चलेगा। तो इससे क्या संदेश जाएगा जनता में? केजरीवाल जी ने तो कहा है कि शिमला की बैठक तभी सफल होगी जब अध्यादेश पर आप लोग बात करेंगे। तो इससे क्या संदेश जाएगा? राजनीति में तो इसके मायने बहुत निकलते हैं ना, क्योंकि ये बात तो मानना पड़ेगा कि केजरीवाल की अपनी एक अस्तित्व है, अपना एक जनसमूह है और अपनी उनकी एक स्टाइल है। तो पहले तो वैचारिक रूप से एक होना पड़ेगा। मोदी से लड़ना है तो वैचारिक रूप से एक होना पड़ेगा,
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी बाद में बनी है, पहले विचार बनी है। उदाहरण के तौर पर आज आप सड़क पर कहीं 5 बार जय श्री राम बोल दीजिए, फट से जज कर लेंगे लोग कि भाजपा ही है। वंदे मातरम बोल दीजिए, भाजपा ही है। सिनेमा हॉल में खड़ा होकर बोलिए वंदे मातरम, भाजपा ही है। हिंदुत्व पे 5-7 शब्दों पर जो बीजेपी ने अपना कॉपीराइट किया है अपने विचार के माध्यम से, उसके तोड़ में आपको तैयार करना पड़ेगा कुछ, नहीं तो मुझे नहीं लगता है लोग कि तो कर ही रहे हैं ना। चुनाव के समय जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं भगवान का नाम ले रही है, भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ते लोग मंदिर में जा रहे हैं पूजा करने। ये जनता को दिखता है। बीजेपी के पास पर्याप्त रॉ मटेरियल है कि सोनिया गांधी ने कहा था कि राम काल्पनिक हैं, तो आप कैसे जा रहे हैं? आप, ये सामान्य जीवन की भी बात है कि आप ओरिजिनल रहेंगे आप ज़्यादा दिन तक चलेंगे, आप ओरिजिनल नहीं रहेंगे आप नहीं चलेंगे। कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा। कांग्रेस अपने मूल स्थिति में आज भी आ जाए तो मुझे लगता है कि बेहतर कर पाएगी। क्षेत्रीय पार्टियों का कम से कम सहारा ले, अपने मूल स्थिति में आ जाए। कांग्रेस ने इस देश के लिए बहुत किया है, पहले तो ये समझना होगा, और उस किए को आज की पीढ़ी को बताना होगा। इस देश की जो स्थिति थी उस स्थिति में से निकालने में, मतलब भखड़ा नांगल बांध से लेकर के आईआईटी एम्स तक का ख्वाब देखना कांग्रेस ने सिखाया है। भूखमरी से 2G 3G 4G 5G तक आना कांग्रेस ने सिखाया है। कंप्यूटर को छूने देना कांग्रेस ने सिखाया है। इस बात को भुनाना पड़ेगा, इस बात को समझना पड़ेगा। कांग्रेस ने बहुत किया है इस देश के लिए, लेकिन वो आज के नवे लोगों को, युवा पीढ़ी को नहीं पता है। सोशल मीडिया का दौर है, अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर है बीजेपी का, एक मशीनरी काम करती है जो इस पर काम करती है कि राहुल गांधी पप्पू हैं। हालांकि राहुल गांधी पप्पू हैं नहीं, राहुल गांधी बहुत समझदार और सुलझे हुए नेता हैं, इस बात में कोई गुरेज नहीं है। और राहुल गांधी के पास अभी वक्त है, समय है, संसाधन है, तो वो अलग विषय है, उस पर कभी चर्चा होगी। लेकिन कांग्रेस को अपने अतीत को याद करना पड़ेगा और अतीत के सकारात्मक पहलुओं को लोगों को बताना होगा, और बीजेपी के नकारात्मक पहलुओं को बताना होगा। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत का पहला गठबंधन ही भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का हुआ है। धुर विरोधी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भारत का कोई भी राजनीतिक गठबंधन, पहला गठबंधन ही दिल्ली के एनडीएमसी चुनाव में हुआ है। क्या कहेंगे आप? तो लोगों को बताना पड़ेगा, मेरा तो यही मानना है, और वैचारिक रूप से एक होना पड़ेगा, तभी आप बीजेपी से लड़ पाएंगे। जिस स्थिति में अभी हैं उस स्थिति में तो टाएं टाएं फुस वाली कहानी होगी। तो चलिए, जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में टाइम टाइम फुस वाली कहानी होगी। 12 तारीख का इंतजार करते हैं हम लोग। 12 जुलाई को पता चलेगा कि उस दिन क्या होगा। क्या उस दिन तय हो जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा? अभी तो केजरीवाल बीच से ही चले गए उठ करके, और यहाँ पर केजरीवाल कह भी रहे हैं कि जब तक अध्यादेश पे बात नहीं होगी तब तक हम वहाँ नहीं जाएंगे। हम लोग इंतजार करते हैं 12 जुलाई का। इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।